नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो अभी ल्यूसेंट की हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसमें ल्यूसेंट का थ्योरी और ल्यूसेंट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं उन दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। हर एक टॉपिक आपका थ्योरी और प्रश्नोत्तर के साथ कवर होगा, जिसके बाहर आपको एग्जाम्स से पहले कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्लेलिस्ट को रिवाइज करके जाएं और अपने एग्ज़ाम में बेहतरीन मार्क्स को पाएं और उस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हों। तो कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता तक कर लिया था, जो हमारा लास्ट वीडियो था थ्योरी और क्वेश्चन आंसर के साथ। आज हम शुरू करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी से रूबरू कराना चाहूंगी कि जो चीज़ें घटी वो क्यों घटी और कैसे कैसे हुई हैं। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये हम कल पढ़ ही चुके थे कि जो इतिहास है उसको हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अभी हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। प्राचीन की हम बात करेंगे तो उसमें आपका सबसे पहले पाषाण काल आता है। पाषाण काल को आप 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में क्या होता था, शिकार पर डिपेंडेंसी होती थी, औजार जो होते थे वो पत्थर के होते थे और जीवन जो होता था वो खाना बदोश होता था, मतलब इधर से उधर घूमना। ठीक है, यहाँ शिकार मिल गया आज तो यहाँ चले गए, फिर अगली जगह चले गए, इस तरीके से होता था, कोई स्थायित्व नहीं था। तो इस समय आपके पत्थर के औजार बने, हैंड एक्स वगैरह, वो सब एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी करने के बाद फिर हम फैक्ट्स पे आएंगे, जिससे आपको ये चीज़ें भी क्लियर होती चलेंगी। उसके बाद क्या होता है, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, फिर आपका जो औजार थे वो ज़्यादा सुडौल हो गए थे। ठीक है, फिर नव पाषाण काल में आते हैं, यहाँ से आपको जीवन थोड़ा सा स्थायित्व मिलता है। अच्छा, जीवन स्थायी कब होगा ये आप तब देखेंगे कि जब आप एक जगह रह रहे हैं। तो हुआ क्या, नव पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं और सबसे पहले जो साक्ष्य मिले वो जौ के मिले हैं। ठीक है, ये आपका बहुत बार पूछा जाता है कि तो आपका स्थायित्व नव पाषाण काल से आया। नव पाषाण काल के बाद हम चलेंगे तो आपकी आती है ताम्र पाषाणिक संस्कृति, जिसको हम चालको लिथिक भी बोलते हैं। चालको का मतलब होता है ताम्र और लिथिक का मतलब होता है पाषाण। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होने लगा, आपका तांबा और पत्थरों का मिक्स यूज होने लगा। ये जो संस्कृति थी ये आपका ग्रामीण में आती है। यहाँ पर लोग बाग क्या हुआ था, बस्तियां बनाकर रहते थे। कई बस्तियां होती थी आसपास और बीच में एक मुख्य बस्ती होती थी। ऐसा माना जाता था कि वो उनका कोई सरदार या वो रहा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर जौ की खेती हुई। फिर तांबे में आते आते क्या हुआ, आपके गेहूं और चावल जो थे ये भी उपजाए जाने लगे। लेकिन ये लोग गाय, सुअर, भैंस, भेड़, बकरी ये कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। लेकिन ताम्र पाषाणिक लोग जो थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो अब पाषाण काल हो गया, फिर आपका ताम्र पाषाण हो गया। अब हम हड़प्पा सभ्यता पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी अभी धातु नहीं है। ताम्र में आपकी तांबा आई और कांसा जो है वो आपकी हड़प्पा सभ्यता में आती है। आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो में मिली थी एक कांसे से बनी हुई नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा कि कब कौन सी धातु आई थी, नहीं तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ठीक है, कांसा हो गया। फिर उसके बाद वही है कि आपकी खेती अब बढ़ने लगी। हड़प्पा सभ्यता जो थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। इनके नगर जो थे अन्नागार थे, स्नानागार थे, सड़कें जो थी वो समकोण पर होती थी, ग्रिड पद्धति होती थी। ये सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में हो गई। अब तांबा आया, फिर कांसा आया, उसके बाद लोहा आया। लोहे का कहाँ से आता है, आपका वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल में बेसिकली अगर हम अध्ययन करेंगे तो ऋग्वेद का करते हैं। अब क्या होता है, जब ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, इसमें क्या होता है, जो ऋग्वेद है अब यहाँ इससे आगे संहिताओं का निर्माण होता है। आपके ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सारी चीज़ों का इनमें यहाँ पर निर्माण होता है। वो आपका उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं महाजनपद पे। अब महाजनपद की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, देखिए यहाँ पर जो है ये आपकी सभ्यताएं वो होने लगी, ये आपकी फिर से ये ग्रामीण सभ्यता में आ जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, महाजनपद हमारे, हमने ये सुना हुआ है कि भाई 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद की ये राजधानियाँ थी। आपके एग्जाम में भी यही आता है एग्जैक्टली। लेकिन ये आपका महाजनपद आए क्यों, होने क्या लगा था कि अब यहाँ तक लोहे की
जो है आप भरपूर मात्रा में आपके पास है और आप उससे नए नए औजार बनाने लगे हो। तो अब दो चीज़ें होने लगी हैं कि आपके पास एक तो क्षत्रिय हो गए और एक कृषक हो गए, यानी कि किसान। ठीक है, तो क्षत्रिय क्या करने लगे, ये भी लोहे का यूज़ करने लगे हैं और हथियार बनाने लगे हैं, और जो किसान हैं उनके पास भी खेती के लिए नए नए उपकरण आ गए। तो अब ये क्या हुआ, इनकी जो खेती थी वो बढ़ने लगी। तो पहले क्या होता था कि लोग बाग केवल अपने कबीले को देखते थे, क्योंकि यहाँ तक जो था वो कबीलों का निर्माण हो रहा था, तो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी किसकी है, अपने कबीलों की जिम्मेदारी है। लेकिन आगे जाके अब क्या होता है कि अब ये जो कृषक हैं ये खेती करने लगे, तो जाहिर सी बात है जब इनकी खेती, इनकी उपज ज़्यादा बढ़ने लगी तो इन्हें अपनी ज़मीन से प्यार होने लगा। अपनी ज़मीन को ये हड़पने के साथ ये दूसरों की भी हड़पने लगे ज़मीन है। ठीक है, अब क्या होता है, अपने पास के क्षेत्रों में भी जाने लगे, उसको बढ़ाने लगे। ठीक है, तो उसके बाद इस चीज़ में क्या होता था कि जो राजा होता था वो अपने सैनिक और जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उससे क्या करता था, अपना ये जो अनाज होता था, भाई इतना अनाज जो हो रहा है उसको बटोरता था, फिर उस हिसाब से चीज़ें आगे चलती थी। जब ये चीज़ें होने लगी तो फिर अपना राज्य क्षेत्र को बढ़ाने की बात होने लगी। जो पहले एक कबीला होता था तो अब क्या होने लगा, अब वो जनपद होने लगे, बढ़ने लगा वो क्षेत्र। तो अब हमें पहले जो कबीले से प्यार था वो अब जनपदों से होने लगा, और जनपद से आपके जुड़ते जुड़ते महाजनपदों का निर्माण हुआ। इस तरीके से हमारी ये क्रोनोलॉजी चलती है, कौन कौन से काल आते हैं, किसमें क्या नया बनता है, कौन सी धातुएं आई और क्यों कौन सा काल शुरू हुआ। ठीक है, तो आज हम वैदिक सभ्यता और महाजनपद यहाँ तक का अध्ययन करेंगे। अब ल्यूसेंट से थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर। चलिए, तो हम अब ल्यूसेंट से शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल की अगर बात करेंगे तो इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक आपका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक 1000 से 600। ठीक है, और इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं सिंधु सभ्यता तक का आपका हो चुका था, वो 1500 के लगभग आता है। अब आर्य जो थे वो सर्वप्रथम कहाँ से आए, आपके पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आर्य जो है वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो मध्य एशिया से आए। ठीक है, मध्य एशिया मतलब आपका वही वाला रीजन हो गया जो ईरान, सऊदी अरब, ये सब जो आपके रीजन आते हैं वो वाला क्षेत्र। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया था। ठीक है, अच्छा, इसमें भी अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे मैक्स मूलर है तो उन्होंने मध्य एशिया बताया। मध्य एशिया जैसे मैंने आपको भी बताया, ईरान, सऊदी अरब, ये वाले जो ऊपर वाले भारत के ऊपर पश्चिम वाले क्षेत्र हैं, वो वाला आपका ये जो पोर्शन है वो मध्य एशिया कहा जाता है। ठीक है, अब हम बाल गंगाधर तिलक जी की बात करेंगे। तो तिलक ने क्या कहा था कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव के थे, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ठीक है, आर्यों को उत्तरी ध्रुव का किसने बताया था, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बेसिकली यही पूछा जाता है। एक एडवर्ड मेयर का और पूछा जाता है, तो इन्होंने पामीर का पठार बताया था इनका मूल निवास स्थान। ठीक है, तो ये है इसमें और भी लोग, लेकिन जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं वो ये 2-3 लोग हैं। ठीक है, जिन्होंने मूल स्थान यहाँ बताया। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैक्स मूलर का माना जाता है। अब आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, अभी हमने देखा था। आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, और आर्य जो शब्द है वो भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक है, तो आर्य जो शब्द है इसका गुण जो है वो जाति का नहीं होता। आर्य शब्द का मतलब जो होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, तो ये भाषा समूह है उसको इंगित करता है, मतलब माना जाता है। अब आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी, इसको अगर हम आरोही क्रम की बात करें, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े के क्रम में, तो 5 भागों में विभाजित थी। मल्टीपल टाइम आपसे ये पूछा गया है कि इसे आप क्रम से लगाएं। तो सबसे पहले आपके कुल आते थे, फिर ग्राम होता था, फिर विश होता था, फिर जन होता था, और फिर राष्ट्र होता था। ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था, और जो विश का प्रधान होता था उसे हम विशपति कहते थे। जन का शासक राजन हो गया, जन राजन। ठीक है, उसके बाद चलिए, तो अब राज्याधिकारियों की बात करेंगे तो इसमें पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख होते थे। ठीक है, और वशिष्ठ
रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र को उदार पुरोहित माना जाता है। ठीक है, अब राजन तक की बात हो गई थी कि जो जन का है वो राजन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे राजा की। तो अब दिशाओं की बात करेंगे तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, मध्य और दक्षिण। ठीक है, इनके उत्तर वैदिक शब्द क्या क्या थे? प्राची, प्रतीची और उत्तर हो गया ऊ से उत्तर, उत से उदीची। पश्चिम का प्रतीची, पूर्व का प्राची। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे ऊंचा आपके पास शासक हुआ उसका नाम क्या हुआ? पूर्व में देखिए ऐसे करिए आप, पूर्व, तो पूर्व में इसे कहा जा रहा है सम्राट। ठीक है, पश्चिम में इसे कहा जा रहा है स्वराष्ट्र, उत्तर में कहा जा रहा है विराट, और मध्य में यहाँ पर कहा जाता था राजा, और दक्षिण में कहा जा रहा है भोज। ठीक है, तो ये आपके वैदिक में राजाओं के नाम हुआ करते थे। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराष्ट्र, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और बीच में मध्य में राजा। ठीक है, तो आपके सूत, रथकार, कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। तो ये जो अधिकारी होते थे ये उच्च अधिकारी होते थे। किसके लिए होते थे? ये राजा की सहायता करते थे। राजा के साथ ये 12 हुआ करते थे, मतलब राजा की स्पेसिफिक कोई सेना नहीं है, ये सारे उच्च अधिकारी हैं जो राजा के साथ चलते थे। ठीक है, अच्छा, और इसमें होता क्या था? जो युद्ध हुआ करते थे उन्हें गवष्टि कहा जाता था। और गवष्टि का मतलब क्या है? गायों के लिए युद्ध, क्योंकि इस टाइम पर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो गाय है, तो बेसिकली गायों के लिए युद्ध होता था। ठीक है, वैदिक काल में। अब पुरब किसे कहते थे? दुर्गपति। एवं स्पष्ट जो है वो जनता की गतिविधियों को देखने वाला जो गुप्तचर होता था वो स्पष्ट कहलाता था। ठीक है, ये आप याद रखें, जो भी टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे आता है आपका क्वेश्चन, स्पष्ट इनमें से किसको कहा जाता था, या वैदिक काल में स्पष्ट किसे कहते थे, वैदिक काल में पुरब जो था वो कौन था, या फिर ये आपका मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। ठीक है, वाजपति जो था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। तो गोचर भूमि क्या है? गो यानी कि गाय, गायों के चरने के लिए जो भूमि होती थी उसे हम गोचर भूमि कहते थे। और वाजपति जो होता था वो इसका अधिकारी होता था। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है सब गायों के लिए हो रहा है, गायें चल रही हैं, गायों के लिए युद्ध हो रहा है। ठीक है, उग्र जो होता था वो क्या करता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो यहाँ से आप पास 4 टर्मिनोलॉजी आ गई, पुरब, स्पष्ट, वाजपति और उग्र। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, अभी तक, यानी ये चीजें जो है वो राजा के हाथों में है। सभा और समितियां क्या होती थी? ये राजा को सलाह देने वाली समितियां हैं। सभा जो है वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था है, जबकि समिति जो है वो सामान्य जनता के लिए। ठीक है, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। ठीक है, स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में जो स्त्रियां थी वो भाग लिया जा सकता था उनका। ठीक है, अब युद्ध में कबीले का नेतृत्व जो था वो राजा करता था। मैंने ये आपको भी बताया था कि गविष्टि जो था वो युद्ध के लिए शपथ प्रयोग किया जाता था, और इसका मतलब होता था गायों की खोज। ठीक है, 10 राज्य युद्ध, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और ये परुष्णी नदी, परुष्णी को जो है वर्तमान रावी नदी है, उसके तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। 10 जनों के कारण इसे 10 राज्य युद्ध कहा गया। ठीक है, और इसमें विजय जो थी वो सुदास की हुई थी। उपनिषदों की कुल संख्या हो गई आपकी 108, महापुराणों की संख्या हो गई 18 और वेदांगों की संख्या हो गई 6। ठीक है, ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित होता था। ठीक है, व्यवसाय यानी कि जो ब्राह्मण है तो व्यवसाय आपका वेद का पाठ करना है तो आप ब्राह्मण हैं, जो युद्ध करेंगे वो क्षत्रिय होंगे, जो व्यापार करेंगे वो वैश्य होंगे, और जो इन तीनों की सेवा करेंगे वो शूद्र होंगे। इस आधार पर आपका वर्ण व्यवस्था होती थी। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, और ये आपसे कई बार पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, तभी देखिए योद्धा हैं, वैश्य उनकी जांघों से जो कि व्यापारी थे, और शूद्र उनके पैरों से निकले जो कि बाकी तीनों की सेवा करते थे। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, अच्छा, अभी हमने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी तो वहाँ सिंधु सभ्यता में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे मातृ देवी की पूजा करी जाती थी। तो माना जाता है कि उनका वो जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था।
और आर्यों का समाज आपका पितृ प्रधान हुआ करता था। समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। ठीक है, अब ऋग्वेद की अगर हम बात करेंगे तो इनके प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक की बात आ जाती है। ठीक है, जो चारवाक है, चारवाक दर्शन है और चारवाक ही उसके प्रवर्तक हैं। योग पतंजलि, बहुत सुना होगा आपने। सांख्य जो है कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। देखिए मीमांसा में आप कंफ्यूज हो सकते तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, उत्तर का मतलब बाद होता है और इसके हैं ही बादरायण। ठीक है, तो उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक कणाद, तो ये आपसे पूछे जाते हैं दर्शन एवं उसके प्रवर्तक कौन कौन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे। ठीक है, तो आर्यों का प्रमुख पदार्थ जो होता था वो सोमरस होता था। तो होता क्या था कि ये लोग क्या करते थे, यज्ञों के अवसर पर सोमरस देवताओं को भी अर्पित करते थे। और इंद्र क्योंकि वैदिक काल के प्रमुख देवता थे तो इंद्र का नाम सोमापा भी था। सोमापा का मतलब ये है जो सोमरस को पान करे। ठीक है, और ये सोमरस जो होता था तो इससे उत्साह और मस्ती आ जाती थी, तो इसलिए लोग बाग इसे पीते थे। उसके बाद इनके 3 प्रकार के वस्त्र जो थे वो उपयोग किए जाते थे, वास, अधिवास और ऊष्णीश। ठीक है, वास होता था आपका ऊपर पहनने जाने वाला, अधिवास नीचे पहनने जाने वाला और ऊष्णीश जो ऊपर से वो ओढ़ते थे। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। ठीक है, आर्यों के मनोरंजन की बात करें तो ये संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्युत क्रीड़ा। द्युत क्रीड़ा का मतलब ये है जिसे चौसर हम बोलते हैं, जो कि महाभारत में भी जिसमें दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच हुआ था। ठीक है, जो चौसर का खेल होता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहते हैं? महर्षि कणाद को। ठीक है, गाय को अघन्या कहा जाता था। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड है अथवा देश से निकालने की व्यवस्था है, यानी कि देश निकाला दिया जा सकता है उसे। आर्यों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। ठीक है, और इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। आर्यों की खोजी गई धातु जो थी वो लोहा थी। हम पढ़ चुके हैं क्या क्रोनोलॉजी थी, कब तांबा आया, फिर कांसा आया, फिर लोहा आया है। ठीक है, और ये लोग इसे श्याम अयस के नाम से बुलाते थे। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए लोहे को श्याम अयस कहते हैं और तांबे को लोहित अयस कहते हैं। तो जब आपका एग्जाम में आए तो ऐसा ना हो कि आप लोहे को लोहित अयस लोहा समझें और लोहित अयस टिक कर आए। ठीक है, व्यापार हेतु ये दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को पणी कहा जाता था। ठीक है, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय का मतलब होता है बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु, यानी मैंने आपको टमाटर दिया, मुझे आलू की जरूरत है तो आप आलू दे दो मुझे। ठीक है, उसके बाद नदियां जो थी उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम में से आपका मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, पूछ लिया जाता है। तो जो कुब्र थी वो पुराना नाम था, कुर्रम उसका नया नाम है। फिर कुभा, काबुल। तो यहाँ क्रुभ और कुभा दोनों में फर्क देखिएगा, क्रुभ जो थी वो कुर्रम है अब और कुभा जो थी वो काबुल है। वितस्ता, झेलम मल्टीपल टाइम पूछा गया है। कम से कम आपकी जो 5 नदियां हैं, सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, व्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और इनका कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अस्किनी चिनाब हो गई आपकी, परुषणी रावी हो गई, शतुद्री सतलज हो गई, विपाशा व्यास हो गई, सदा नीरा गंडक जो हमेशा बहे दैट इज सदा नीरा, दसदती घग्गर, गोमती गोमल ये याद रह जाएगा, सुवस्तु स्वात नदी।
ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, तो सूदखोर आज भी कहते हैं सूद, उसको हम ब्याज कहते हैं, तो उसको सूदखोर कहते थे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता जो थे उनके रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, कि यानी हमारी बात जो है अग्नि देवता होता है ना, यज्ञ हवन होते हैं तो उसमें अग्नि जलाई जाती थी। इसका मतलब हम जो मंत्रोच्चारण करेंगे अग्नि देवता को समर्पित करेंगे, उनके थ्रू हमारी बात जो है जो भी देवता हैं उनके पास पहुंचेगी, ऐसी आस्था थी। ऋग्वेद तो और वो चीज़ आज तक भी चली आ रही है। आज भी हम कोई भी पूजा यज्ञ या हवन करते हैं उसमें हम अग्नि देवता का आह्वान सबसे पहले करते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सर्वाधिक सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो पूज्य सबसे कौन है? सरस्वती हैं। गंगा नदी 1 बार उल्लेखित है, यमुना जी 3 बार है और सिंधु नदी सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है और इसका उल्लेख जो है वो आपको ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था और यहाँ पर वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था कि किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था होगी। यानी अब पहले क्या होता था, आपके व्यवसाय के हिसाब से वर्ण व्यवस्था है जो वैदिक काल में शुरू हुई। ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में इसका आपको वर्णन मिलता है। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगा कि अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र, अब जन्म के स्थान पर चीजें होने लगी थी। अब ऋग्वैदिक कालीन कुछ देवता देख लेते हैं। ये देवता और इनका संबंध किससे होता था? तो इंद्र जो थे युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। ठीक है, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता वरुण यानी कि जल। अब जल से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपका वरुण। विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता, ये सारी चीजें वरुण से होती हैं। ठीक है, उसके बाद द्यौ आकाश का देवता और सबसे प्राचीन। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन आ जाए सबसे प्राचीन कौन था, तो द्यौ को कहा जाता था या आकाश के देवता को। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। ठीक है, आश्विन विपत्तियों को हराने वाले। पूषण पशुओं का देवता। ठीक है, उसके बाद विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। और मरुत आंधी तूफान का देवता, यानी कि मरुत हम वायुदेव को भी कहते हैं। ठीक है, और मरुत से ही आपने सुना होगा मारुति कहा जाता है हनुमान जी को। ठीक है, क्योंकि उन्हें वायु पुत्र या पवन पुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो मरुत से हो गए आपके मारुति। तो उत्तर वैदिक काल में हल जो होता था उसको सिरा, जिससे हम कृषि करते हैं, जो भूमि जोतते थे, तो जो हल है उसको सिरा कहते थे। और हल रेखा क्या होती है? जब हल का फल जमीन में धंसता है और उसके कारण जो रेखा बनती है उस हल रेखा को सीता कहा जाता था। और उसी हल के जोतते समय हल का जो फल था वो एक मटके से टकराया था और वहां से उस मटके में से सीता जी प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया था। ठीक है, बाकी आपको पता ही है जनक जी की पुत्री हैं तो उनको जानकी कहा जाता है, वैदेही कहा जाता है, ये सब उनके नाम हैं। और भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमि प्लस अजा, अजा का मतलब होता है पुत्री, तो भूमिजा कहा जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। ठीक है, सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। निष्क यहां पर सोने को कहते थे। उसके बाद सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक आपके ऋषि कपिल थे। ठीक है, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति जो है वो पहला तत्व है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत बार आपसे पूछा गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? फूटी हुई नाव से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या होता है कि ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की जाती है। व्यावहारिक ज्यामिति आपकी क्या होती है? जैसे कि जो ट्रायंगल बनाए जाते हैं, इस तरीके से जो आपकी रचना होती है वो आपकी व्यावहारिक ज्यामिति होती है।
गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। ठीक है, तो इसमें सवित्र नामक देवता है। ज़्यादातर जब आपका एग्जाम आता है उसमें सावित्री दे दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि सावित्री आ जाए या सवित्र आ जाए, आपको उसी को लगाना है। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। ठीक है, जो हम श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, वो दत्तात्रेय जो थे उनके बेटे निमि ने शुरू की थी। तो अगर दत्तात्रेय जी की बात की जाए तो इनके बारे में एक छोटी सी कथा है कि इनका जन्म कैसे हुआ था। इनके एक्चुअली 3 सिर हैं, जो एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। ये माना जाता है कि वो उन तीनों के सिर हैं। इनकी जो माता थी वो अनसुईया थी, और ये माना जाता था कि माता अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता थी। तो देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी ने अपने पतियों से कहा कि आप जाकर उनकी परीक्षा करें। तो जब तीनों देवी देवता आते हैं और वो बोलते हैं उनसे कि हमें स्तनपान करना है, तो माता अनसुईया क्या करती हैं कि तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोटे बालकों में परिवर्तित कर देती हैं और फिर वो उन्हें एक माता के समान स्तनपान कराती हैं। जब तीनों देवियां वहां आती हैं, बहुत समय हो जाता है और वो कहती हैं कि अभी तक परीक्षा कर कर उनके पति वापस नहीं आए। तो उस समय क्या होता है कि वो देखती हैं जाकर कि वो बालक बने हुए हैं। तब वो माता अनसुईया से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप अपने उनके पतियों को छोड़ दें, मुक्त करें। तो तब माता अनसुईया कहती हैं कि आप बालक रूप में मेरे पास विराजमान हो। तब तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक बालक का रूप लेते हैं, जिनके 3 सिर हैं, और उन्हीं को दत्तात्रेय ऋषि के नाम से जाना जाता है। फिर उत्तर वैदिक काल में देखिए, कौशाम्बी नगर जो था उसमें प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये आपका पूछा गया है। महाकाव्य 2 हैं आपके, महाभारत, रामायण। महाभारत का नाम पुराना था जय संहिता। ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ जो है वो ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना ऋषि बादरायण ने की थी। और अभी हमने पढ़ा था कि ये प्रवर्तक किसके थे? उत्तर मीमांसा। ठीक है, इसके बाद हम महाजनपद देख लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो अब हम वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें ये समझ में आएगा कि जो हमने थ्योरी की वो हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। तो यहाँ हमारा ल्यूसेंट इस तरीके से एक टॉपिक पूरा थ्योरी और क्वेश्चन आंसर के साथ कवर हो जाता है। ठीक, तो वैदिक संस्कृति की बात करेंगे। 1500 से लेकर आपका 600 ईस्वी पूर्व तक का टाइम है, जिसमें आपके 2 भाग हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। और उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे मानते हैं? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, सॉरी 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। चलिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, घुड़सवारी करते थे क्योंकि घोड़े का इससे पहले जो था उनको ज्ञान किस में हुआ था? अच्छा, ताम्र पाषाणिक जो सभ्यता थी उसमें घोड़े का ज्ञान नहीं था, पर वैदिक सभ्यता में है। ठीक है, उसके बाद संस्कृत बोलने वाले थे, ठीक है, कई झुंडों में भारत में पहुंचे थे, ठीक है। मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है, क्योंकि नगरीय सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। अभी हमने पढ़ा भी था, ग्रामीण, विष, जन, पूरी सारी चीजें पढ़ी हैं। इनमें से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू नहीं था, क्योंकि जौ सबसे पहले खेती हुई थी, ताम्रपाषाण में ही पता चल चुका है। फिर आपका गेहूं और चावल में सिंधु घाटी सभ्यता भी आ गई। ठीक है, उसके बाद आपकी वैदिक सभ्यता आती है, तो तंबाकू का ज्ञान नहीं है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र। ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले देखिए, वेद होते हैं, ठीक, फिर आपका ब्राह्मण आता है, फिर आरण्यक आता है और फिर उपनिषद आते हैं। और अगर यहाँ पर संहिताएं होती तो वेद, और इसमें ये वेद, ये ऋग्वेद की बात करी जा रही है और उसकी बाकी के जो वेद हैं वो संहिताएं। ठीक है, वेद होते, फिर संहिताएं अगर होती तो संहिताएं होता,
फिर आपका ब्राह्मण आता, और फिर अरण्यक, देन उपनिषद। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, त्रयी कौन से वेद कहा जाते हैं? शुरू के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको हम वेद त्रयी या त्रयी के नाम से जानते हैं। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अभी पढ़ा था, मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या कहा जाता है? सामवेद। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? विधि यानी कि कानून। ठीक है, वो थे आपके मनु, और इनकी रचना का नाम है मनुस्मृति, जिसमें सारे कायदे कानून दिए गए हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन, यानी कि आपके पास गाय कितनी है उसी हिसाब से आपके पास संपत्ति है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जहां पर 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है आपके। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ये प्रकृति की उपासना करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए, और इंद्र को सोमपा भी कहा जाता था, अभी जो सोमरस का पान करते थे। शुल्ब सूत्र किस से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। और उपनिषद की भी अगर आप बात करेंगे तो पूछ लिया जाए तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है ये। ठीक है, आर्य भारत में सबसे पहले बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे कहाँ थे? तो ये पंजाब में बसे थे। अब सूची 1 को 2 से मिलान कर दें, ये आपके वेद हैं, ये आपके यज्ञकर्ता हैं। तो देखिए, ऋग्वेद होत्र या होता कहा जाता था, जो ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता होते थे। यजुर्वेद के अध्वर्यु। सामवेद के जो होते थे उद्गाता या उद्ग्रात, क्योंकि सामवेद जो है वो गान से संबंधित है, गाने से। अथर्ववेद के ब्रह्मा कहा जाता है। तो 1 2 3 4 है इसका आंसर। वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन, कणाद, इसमें उलूक कणाद दिया हुआ है, वैसे कणाद आ जाता है। फिर मीमांसा जो है या पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी है। उत्तर मीमांसा जो है वो बादरायण। देखिए, वेदांत या उत्तर मीमांसा बादरायण से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दशराग युद्ध था, ठीक है, जिसमें जीता कौन था? सुदास। किस नदी के तट पर हुआ था? परुष्णी। परुष्णी का नाम रावी। ठीक है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। अच्छा, ये याद रखिएगा, जब अलग अलग हम पढ़ते चले जाएंगे, जैसे अभी और भी काल पढ़ते जाएंगे, तो उसमें भू राजस्व की दर जो है वो अलग अलग होती चली जाएगी। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को हम किस युग से जानते हैं? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ठीक है, आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? जब ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, देखिए, जब जहाँ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे लोगों को सप्रेस किया जा रहा होगा, दबाते हैं हम, तो स्प्रिंग आपने देखा है ना, स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो वो क्या होगी? उछलेगी। तो जो अभी आप आगे पढ़ेंगे महाजनपद काल, और फिर धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, जिसमें आप ये देखेंगे कि फिर जैन बुद्ध धर्म का उदय होता है, तो वो आप उसमें देखेंगे कि आपके क्षत्रिय जो हैं वो इन धर्मों का उदय करते हैं। तो होता क्या है कि अभी ये ब्राह्मणों का जो बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ रहा है, सारा दान पुण्य जो ब्राह्मणों के पास जा रहा है, उससे क्या होगा कि क्षत्रिय जो है वो कुंठित हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के पास जा रहा है, व्यापारी वर्ग जो है वो देने वाला है, शूद्र तीनों की सेवा करने के लिए बना है। तो यहाँ क्या होगा? फिर क्षत्रिय उन सभी कर्म कांडों से परेशान होकर अपना नए धर्मों को बनाते हैं, और यहीं से आपके फिर बौद्ध जैन धर्मों का उदय होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आई हैं, एक्चुअली हमारा क्या होता है कि हम पढ़ते चले जाते हैं कि इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, लेकिन क्रोनोलॉजी पता होना और कोई चीज़ क्यों हुई है ये पता होना, रीज़न पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से चीज़ें हुई थी। क्यों महाजनपद आए? महाजनपद आपका इसीलिए आए थे क्योंकि बस्तियां थीं, कबीले होते थे। कबीले जब उनका क्षेत्र बढ़ा, एग्रीकल्चर बढ़ा, और वहाँ पर फिर उन्होंने जब आधिपत्य अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़कर कबीले से जनपद हो गए, जनपद से वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गए।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ठीक है, तो ये धर्मशास्त्र के काल में होती है। ठीक है, एशिया माइनर स्थित बोगोस कोई का महत्व क्यों है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, देखिए कि बोगोस कोई जो एशिया माइनर का अभिलेख है तो उसमें इनमें से किस देवता का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? कौन उसके प्रवर्तक हैं? न्याय के गौतम हैं। अभी हमने सारे दर्शन देखे थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं आपके पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। चलिए, अब ये हो गए आपकी सूची 1। सूची 2 जो वेद है वो किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद आप देखिए, ऋग्वेद आपका आता है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में आपके स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। बेसिकली आप ये समझें, ऋग्वेद जो है वो आपका प्रार्थनाओं से संबंधित है। सामवेद आपका संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र वशीकरण या फिर कह लें सामान्य जीवन से संबंधित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु है। ठीक है, इसकी हमने बात करी थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है, यमुना का 3 बार मिलता है और सबसे ज्यादा जो है वो सिंधु का मिलता है। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक कहाँ के थे? कैकेयी के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ये कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, अभी सत्यमेव जयते की बात हुई थी, वो मुंडक उपनिषद में है। बृहदार अस्तोमा सदगमय की बात हुई थी, वो बृहदारण्यक उपनिषद में है। और यम नचिकेता संवाद की बात हुई थी, ये कठोपनिषद में है। वैदिक नदी कुभा या काबुल, ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है आपकी सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा। और ये अतरंजी खेड़ा आपका कहाँ पड़ता है? एटा जिले के अंतर्गत आता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो सेकंड से लेकर जो 7वां मंडल है उसको ऋग्वेद के 6 मंडलों में वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, दूसरे से लेकर 7वें तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है, अभी हमने पढ़ा था। अच्छा, यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपका सेकंड है और 7वां मंडल तक की जो रचना है ये पहले हुई थी। ठीक है, और जो प्रथम मंडल है, 10 मंडल है इसमें, पहला और जो 10वां है इनकी अंत में रचना हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं चला है कि सीक्वेंस से चला हो। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है, तो उसमें 2 से 7 अगर दिया होगा तो आप उसी को लगाइएगा, अथवा दूसरा दिया हो या 7वां दिया हो तो आप वो लगाएंगे। प्रथम और ये 10वां जो है इनकी रचना आखिर में हुई है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का है? ये अथर्ववेद हो गया। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हो गए। आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। और ये कहा किसने था? मैक्स मूलर ने कहा है। ठीक है, और तिलक जी ने कहाँ से बताया है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद है एकमात्र जो कि गद्य और पद्य में दोनों में है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, कहाँ पर उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम, उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की नारी हो, उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, प्रतिलोम विवाह क्या हो गया? जब उच्च वर्ण की नारी हो गई और निम्न वर्ण का पुरुष हो गया, जैसा कि हमारी मूवीज में दिखाया जाता है। ठीक है, एक गरीब सा लड़का हो गया और अमीर सी लड़की हो गई, तो वो विवाह जो हो गया आपका प्रतिलोम हो गया। अगर लड़का अमीर हो रहा है और लड़की गरीब हो रही है तो वो आपका अनुलोम हो गया। ठीक है, यहां से समझिएगा। अब वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? यव को कहते थे और गेहूं को गोधूम कहते थे। ठीक है, व्रीहि शब्द किसके लिए यूज होता था? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ होता था पवित्र। अब इनको सुमेलित करना है। अच्छा, अब इन्हें सुमेलित करना है कि शिक्षा में क्या दिया है, कल्प सूत्र में क्या है, निरुक्त में क्या है, छंद में क्या है। ठीक है, तो शिक्षा क्या होता है? वेद मंत्रों के उच्चारण करने की जो विधि बताई गई है
ठीक है, कि किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए, यानी जो ध्वनि शास्त्र है वो शिक्षा में दिया गया है। ठीक है, कल्प सूत्र में क्या है, किस प्रकार के कर्म होने चाहिए, यानी कि कर्मकांड जो है वो कल्प सूत्र में दिया गया है। निरुक्त, वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया जाना चाहिए, यानी कि जो भाषा से संबंधित है, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, ठीक है, कि शब्दों का किस तरीके से उपयोग करें, वो निरुक्त में है आपका। और छंद, छंद सीधा सीधा ये तो आपको दिख ही रहा है छंद शास्त्र से, तो 1 2 3 4 है, यानी ए इसका आंसर हो जाता है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, पाणिनि। ठीक है, निम्न में से कौन सी स्मृति जो है वो आपकी प्राचीनतम है, मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, आदि काव्य आपका रामायण है, और महाकाव्य जो है वो आपके दो हैं, रामायण और महाभारत। ठीक है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सरस्वती को। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या होती थी, कुल। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई, इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। ठीक है, जहां पर उल्लंघन ना हो, उसमें अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पानसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ठीक है, ये मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, प्रजापति। चलिए, सुमेलित करना है। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था, कि जब सिंहासन पर बैठाया जाता था तो उसके लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाता था, श्री राम ने किया था। उस टाइम पर लव कुश ने जो उनका घोड़ा पकड़ा था वो अश्वमेध यज्ञ ही था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला, यानी प्रजा का मनोरंजन करने के लिए और शौर्य के प्रदर्शन के लिए। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला तथा सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम, अग्नि से जो समर्पित हो अग्नि के लिए। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम नदियों के, ठीक है, परुष्णी, रावी, शतुद्री, सतलज, अस्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास। 1 2 3 4 ही इनका सीक्वेंस है। संस्कारों की कुल संख्या ऋग्वेद में कितनी, वेदों में कितनी है, 16। चलिए, अब उसके बाद विवाह की बात कर लेते हैं। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह वो होता है जो समान वर्ण या जाति का विवाह होता है। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ जो विवाह कर दिया जाता है उसको दैव विवाह बोलते हैं। ठीक है, यानी सीधा आप ये समझें कि देवता से विवाह कर दिया जाता है, लेकिन वो समर्पित कन्या हो जाती है वहाँ जो मंदिरों में पुरोहित होते हैं उनके लिए। आश विवाह, कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। ठीक है, यानी कि एक जोड़ी गाय दे दी और बैल दे दिया और अब आप कन्या जो है वो आपकी हो गई। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। ठीक है, चलिए, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह यानी कि जो प्रेम विवाह होता है। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर जो किया गया विवाह है वो आसुर विवाह है। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या का अपहरण किया गया हो और उससे कन्या के साथ विवाह कर लिया जाए, यानी कि किसी राजा को हरा दिया और उसकी बेटी से विवाह कर लिया, वो आपका राक्षस विवाह है। ठीक है, खरीदा गया तो वो आसुर हो गया। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर लिया जाए, अपहरण कर लिया जाए उसका। मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या हो उसके साथ विवाह कर लिया जाए। ठीक है, यानी कि अपहरण किया, अब चाहे वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या वो कन्या सोई हुई है। इट मीन्स कि सामने वाली जो कन्या है उसको पता नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और उसका विवाह कर लिया जाए, मतलब वो चेतनावस्था में नहीं है, तो इस ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। ठीक है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण शामिल नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद काल से संबंधित मृदभांड, उनकी संस्कृति क्या है, गेरुवर्णी मृदभांड। तो ओसीबी यानी कि ओकरे कलर्ड पोट्री और पीजीडब्ल्यू यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर कलर कल्चर। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करेंगे तो ये चित्रित धूसर मृदभांड थे और गेरुवर्णी जो होते थे वो ताम्रपाषाण युग में होते थे।
ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि गेरुवर्णी और चित्रित धूसर में कंफ्यूज ना हो। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड जो है तो वो कौन से हैं आपके? चित्रित धूसर मृदभांड। हरियाणा में चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके भगवानपुर से। ठीक है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य किसको कहा गया है? गाय को, जो वध करने योग्य ना पशु हो। संग्रहीत किसे कहा जाता था? कोषाध्यक्ष को। भागदूत किसे कहा जाता था? कर संग्रहकर्ता, जो करों का संग्रह करता था। छाता या छत्री कहते थे प्रतिहारी, यानी राजप्रसाद। प्रासाद होता है ये, प्रासाद का मतलब होता है महल, राजा के जो महल है उसका रक्षक। अक्षबाप कहते थे जो पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ये वरुण को कहा गया है, जिनकी भी हमने बात की थी, बारिश और ये सब ऋतुओं का परिवर्तन, ये सारी चीजें वरुण से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता थे? वरुण। 3 क्रम पगों में, यानी कि जो 3 पग भूमि है, तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। जी, विष्णु जी का जो वामन अवतार था उसमें उन्होंने 3 पग धरती को जो था वो नापा था। जो राजा बलि थे वो उस टाइम पर यज्ञ कर रहे थे और तब विष्णु जी ने ये 3 पग वाला जो वामन अवतार था ये लिया था। ठीक है, अब सुमेलित करना है। जो पूषण थे वो पशुओं के देवता, फिर उसके बाद आपका रुद्र आ जाता है, विवाह के देवता। देव हो जाते हैं आपके जगत के पिता, अदिति हो जाती हैं देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान का। ये बहुत बार पूछा जाता है आपका क्वेश्चन। दिस वॉज ऑल अबाउट ल्यूसेंट थ्योरी एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सेक्शन ऑफ वैदिक सभ्यता। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।